हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा अगेन आई एम विद थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स माय डियर। तो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू से यू विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। थोड़ा बहुत हमने मेहनत की है, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। अभी 1-2 दिन है तो सभी यूनिट्स का रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। मैंने वीडियोस शॉर्ट ही बनाए हैं, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। आप एक रिवीजन आराम से कर सकते हो, सही है ना। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था कि एडोलसेंट के प्रॉब्लम्स। तो याद रखना है, जब वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि एजुकेशन बहुत कुछ कर सकता है एडोलसेंट्स के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि एजुकेशन फॉर किस तरह हम प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट कर सकते हैं एडोलसेंट्स के लिए। एडोलसेंट्स का ध्यान डालने के लिए, अगर ध्यान का मतलब अगर हम देखेंगे अटेंशन डाइवर्ट करेंगे, ज़्यादातर अगर प्रॉब्लम्स है ना एडोलसेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, उसका ध्यान मतलब डाइवर्ट करने के लिए हम ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज़ रखेंगे बोथ फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। तो जो एनर्जी है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है जो उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में चैनलाइज हो जाए। तो इट्स रोल ऑफ एजुकेशन दैट कैन ब्रिंग दिस, राइट। तो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उसके पीछे एक ही हाथ है, दैट्स एजुकेशन। तो रोल ऑफ ए टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जो है एजेंट ऑफ एजुकेशन है। तो टीचर भी बहुत काउंसलिंग कर सकता है, गाइडेंस कर सकता है बच्चे को, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स है, देखो बहुत सारे हमारी बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो टीचर के साथ वो शेयर कर सकता है, फीमेल टीचर के साथ। वो देयर मस्ट बी, जो हमारे स्कूल्स में देयर मस्ट बी गाइडेंस सेल्स, देयर मस्ट बी काउंसलिंग सेल्स, जहाँ पे हम अपने बच्चों को काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई +2 के बाद कौन सा क्या ऑप्ट करें, तो आपके लिए ये भी प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए टीचर आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो नटशेल में हम ये कहेंगे कि भाई एजुकेशन इज द ओनली टूल बाय विच यू कैन इरेडिकेट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड विद एडोलसेंस। आप आराम से लिख सकते हैं बेटा। ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, सेक्स एजुकेशन, एजुकेशनल गाइडेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, लाइब्रेरी अटैचमेंट्स, राइट, एंड यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन कर सकती है, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स यानी एडोलसेंट्स के प्रॉब्लम्स सारे दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी 2 दिन लगेंगे। आज का लेक्चर भी होगा, तो कल मैं और एक लेक्चर दूंगा। आज का टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट। और मुझे लगता है कि व्हाट इज 21, 22, 23 1-2 दिन लेक्चर्स लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारा कवर करने, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। तो मैं इससे पहले मैं लिख रहा था कि मैंने सोचा कि भाई टाइम अभी है तो मैं लिख रहा था, लेकिन अभी आपके पास 2-3 मतलब दिन बचे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से देखते हो ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप पेपर लिखोगे ना, तो आपको मेरा पढ़ाना उस वक्त दिमाग में आएगा। एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू डू योर पेपर वेरी नाइसली। अच्छी तरह से आप इंशाल्लाह पेपर दोगे, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ बेटा, गारंटी के साथ कहता हूँ, और मेरी दुआएं आपके साथ है बेटा। तो चलते बेटा विदाउट एनी डिले हम अपना टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट, राइट। एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट है ना, मैं खाली कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके पास तो नोट्स अवेलेबल होंगे। देखो बेटा, मतलब जो मैंने अभी कल ही मैंने एक ऐप लॉन्च की है। मैं उसकी जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आज से आप डाउनलोड करें, क्योंकि जब आप 4th सेमेस्टर में आते हैं तो आपको नोटिस भी मिलेंगे। आई एम सॉरी माय डियर 3rd सेमेस्टर वालों की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं इस वक्त नोट्स अवेलेबल नहीं रख सकता। इंशाल्लाह आने वाले सेमेस्टर जो भी आपका होगा 4th, 5th, 6th,
तो सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको मेरी इस ऐप को डाउनलोड करना है, मैं लिंक शेयर करूंगा और कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली OTP जनरेट ऑटोमेटिकली होता है, तो आपको वो ऐप जो है ना वो डाउनलोड होगी। तो जो भी आपका मटेरियल वगैरह वगैरह है तो वो आपको उसी ऐप में मिलेगा, ठीक है। तो उस ऐप को ज़्यादा ग्रो करने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड यू आर गोइंग टू डू दैट। सही है ना, चलते हैं बेटा। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है बेटा? अगर हम देखेंगे ना, जो एडजस्टमेंट है अपने आप को अडेप्ट करना एनवायरनमेंट के साथ। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ही हैज टू स्ट्रगल टिल ही इज लाइव। तो लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। इन स्ट्रगल के साथ आप अपने आप को किस तरह डील करते हो, हाउ यू इंटरेक्ट विद दस जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आपके एनवायरमेंट में है, आप इनके साथ कैसे डील करते हो, हाउ यू फाइट विद दीज चैलेंजेस। दैट मीन्स यू हैव द एबिलिटी इन यू, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। सबसे ये जो कॉन्सेप्ट था एडजस्टमेंट का, ये पहले डार्विन ने दिया था, लेकिन इसने एडजस्टमेंट टर्म को रिप्लेस किया, नॉट रिप्लेस बट डार्विन कॉल्ड दिस एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ वन हु इज फिट कैन सर्वाइव, वन हु इज नॉट फिट कैन डाई। सिंपल। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो सिंपली हम आपको बताएंगे। सपोज ये इंडिविजुअल मैंने लिया, यहां पे चैलेंजेस, यहां पे चैलेंजेस, यहां पे और एक चैलेंज, यहां पे और एक चैलेंज, यहां पे और एक चैलेंज। आपके अंदर एक पोटेंशियल है और एक कैपेसिटी है, आप इसके साथ भी फाइट करते हो गया, इसके साथ, इसके साथ, और अपने आप को आप एनी हाउ अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हो। सपोज आपके यहां पे भी डिमांड, यहां पे भी डिमांड, यहां से भी डिमांड, यहां से भी डिमांड, और इन डिमांड्स के साथ आप डील करते हो। और अगर आपने इन डिमांड्स के साथ इफेक्टिवली डील किया तो माय डियर यू हैव अ कॉन्सेप्ट दैट्स कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। तो सिंपली एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट मीन्स रिएक्शन टू द डिमांड्स, reaction to the demands and pressures of socio-physical environment imposed on an individual. So that is very nice definition है। तो मैंने क्या कहा? Simply आप ये इंडिविजुअल है, यहां से स्टिमुलस, यहां से स्टिमुलस, यहां से स्टिमुलस। ये स्टिमुलस एक्चुअली क्या है? ये डिमांड और प्रेशर है जो इंडिविजुअल पे इंपोज किया जाता है, तो ये इनका रिएक्शन दे रहा है। अभी आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जामिनेशन इज अ stimulus to you, is a pressure to you, is a demand to you, तो you are dealing with it, तो you are giving response। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा, you are highly adjusted, you will not be having any problem। I hope it is clear to you। तो this is adjustment। तो I will write simple definition over here। तो फिर मैं डायरेक्टली चलता हूं ना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट भाई आपको समझ आना चाहे, आप खुद ब खुद लिखोगे एग्जाम पेपर में, आई गारंटी। ठीक है, सही बात है ना। तो यहां पे हम ज्यादा डिस्कस तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत 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 ज्यादा काम है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एडजस्टमेंट इज द रिएक्शन टू द डिमांड्स एंड pressures, demands and pressures of social environment imposed upon an individual. So this is what we called as adaptation। हम सिंपल एक डेफिनेशन आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू शैफर। शैफर वॉज अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, इसने एडजस्टमेंट में अच्छा खासा काम किया है। तो शैफर कहता है ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये वो प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन बैलेंस करता है बिटवीन द नीड्स एंड द सर्कमस्टेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स। देखो, इंसान के अंदर बहुत सारे डिजायर्स और नीड्स होते हैं। इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा काम करता है।
इन नीड्स को कैसे फुलफिल करेंगे? नीड को फुलफिल करते करते बहुत सारी चीजें आती हैं जिन चीजों के साथ इसको मतलब डील करना होता है, और डील करने के बाद तब ही जाके वो नीड को फुलफिल करता है। तो ये एक बंदा जो है जिसमें एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, अब ये क्या करता है? ये नीड्स और सर्कमस्टेंस ऑफ दीज नीड्स बाय विच दे गेट सेटिस्फाइड, ये आपस में मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। अगर इसने बैलेंस किया तो यू आर एडजस्टेड एंड यू कैन अडेप्ट टू एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। अगर आपने नीड्स और सर्कमस्टेंस ऑफ द नीड्स दैट अफेक्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड्स, इन दोनों में से आपने बैलेंस किया तो यू आर माय डियर एडजस्टेड। तो यहां पे हम लिखेंगे एज पर द शेफर एडजस्टमेंट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच an organism maintains a balance between its needs and the circumstances that influence the satisfaction of these needs. Yes my dear, तो वहां पे अगर आपको कॉन्सेप्ट आएगा व्हाट इज एडजस्टमेंट, तो बेटा ये सारी चीजें लिखनी है। और मैं जल्दी पे आता हूं और जल्दी से अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। देखो यहां पे दो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अगर वहां पे मैल एडजस्टेड आ गया तो इसका भाई अपोजिट लिखना है। ये एडजस्टेड पर्सन रिएक्शन दिखाता है डिमांड्स एंड प्रेशर्स को। मैल एडजस्टेड पर्सन फेल्स टू रिएक्ट। आप में अल्लाह ताला ने आप में एक सलाहियत दी है, एबिलिटी दी है कि आप डिमांड्स और प्रेशर, चाहे वो सोशोलॉजिकल डिमांड हो, साइकोलॉजिकल डिमांड हो, आप उसके साथ रिएक्ट करते हो, तो यू हैव द एबिलिटी। But when you don't have the ability, you fail to react to the socio-psychological demands and pressures. So with the result, you are not adjusted, you are ill-adjusted. And one who is ill-adjusted is called maladjusted. Mal means bad. You are badly adjusted, you are not good adjusted, you are badly adjusted. तो जो भी हम यहां पे लिखेंगे उसका अपोजिट लिखो, दैट्स मैल एडजस्टमेंट। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैल एडजस्टमेंट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स में एडजस्टमेंट में के लिखूंगा वही आपको अपोजिट में लिखने हैं, दैट इज मैल एडजस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाइस। तो चलते हैं बेटा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। देखो एपर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वहां पे नेचर भी आ गया ना, तो नेचर में भी इसको यही लिखना है, चाहे नेचर बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, ठीक है। ऑफ एडजस्टेड पर्सन, नंबर 1, द पर्सन इज सेड टू बी एडजस्टेड इफ देयर इज अ साइकोलॉजिकल कंफर्ट। What do you mean by psychological comfort? आप में psychological comfort तब है जब आपको कोई psychological problem नहीं होगी। You are free from any type of illness. You are free from any type of psychological disorder. So अगर आप free हो, किसी भी psychological disorder का शिकार आप नहीं हो, you have a psychological comfort. You are very happy. You are very contented, right? तो you easily react with the demands of the society, with the demands of the psychological pressures are there ना, आप अच्छे से इनके साथ रिएक्ट करते हो, तो यू आर एडजस्टेड। तो पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे, देयर मस्ट बी साइकोलॉजिकल कंफर्ट। साइकोलॉजिकल कंफर्ट। लेकिन जो मैल एडजस्टेड होगा उसमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट्स के बदले क्या लिखें? साइकोलॉजिकली डिस्कंफर्ट। He is not psychologically good, he is psychologically ill. There are so many problems: depression, anxiety, sadness, lonely, मतलब suicidal tendencies. तो ये सारी चीजें he is badly adjusted. तो it is psychological comfort. नंबर 2 पे आते हैं बेटा, whenever he is giving any assignment, he has a very good work efficiency. When you have the very good efficiency, work efficiency, you are adjusted. अगर आप में
कोई काम आपको दिया जाता है, भाई मैं काम ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, काइन लद यजन का कौशल पटवान, तो यू काइन लद मीन्स मैल एडजस्टमेंट। हाँ, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एफिशिएंसी, whenever you work you show efficiency in the work, whenever you work smart, right? तो work efficiency is another number third पे physical and psychological well-being, you are physically fit, you are mentally fit, तो यहां पे physical and शाबाश psychological well-being, very good। तो फिजिकल मीन्स एक्सटर्नली यू आर फिट, साइकोलॉजिकल मीन्स यू आर इंटरनली फिट। तो व्हेन योर इनर इज सेटिस्फाइड, व्हेन योर एक्सटर्नल इज सेटिस्फाइड, यू आर एडजस्टेड, राइट? कभी कभी आप इंसान को देखते हैं ना, तो बाहर से वो बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको बहुत ज्यादा टेंशन होता है। तो देयर इज नॉट अ बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। हाँ, एडजस्टेड पर्सन वो है जो एक्सटर्नली भी सेटिस्फाइड हो और इंटरनली भी सेटिस्फाइड हो। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है किसका? एडजस्टमेंट का। तो अगर मैल एडजस्टमेंट है तो इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग नहीं, वो इल बीइंग होगा। वेल के बदले इल लिखना है। ओके, फोर्थ वन, सोशल एक्सेप्टेंस। देखो, आपको सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना है। व्हेन यू आर रेडी टू डील विद एनी टाइप ऑफ सोशल सर्कमस्टेंस, यू आर हाईली अडेप्टिव देयर, बिकॉज आप सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी फंक्शंस है, आप इसको अच्छे से वेलकम करते हो, और जो भी चेंजेस आती है आपकी सोसाइटी में, आप इसको चेंज को एक्सेप्ट करते हो। तो यू हैव द एबिलिटी टू डील विद द सोसाइटी इन अ वेरी नाइस वे। तो यू हैव अ सोशल एक्सेप्टेंस। तो एडजस्टेड पर्सन में याद रखना है, देयर इज सोशल एक्सेप्टेंस। जो बेटा बीमार होगा, वो सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे, वो अलग अलग रखेंगे, वो अलग रहेगा, किसी के साथ बात नहीं करेगा, नॉर्म्स को ओबे नहीं करेगा, फंक्शंस को ओबे नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा? सोशलॉजिकल एक्सेप्टेंस के बदले सोशल रिजेक्शन होगा, सोशल रिजेक्शन होगा। इट इज सोशल एक्सेप्टेंस। नंबर 5 पे चलते हैं बेटा, पर्सनल एंड सोशल अचीवमेंट। ये भी आप लिख सकते हैं, द इंडिविजुअल शुड बी एबल टू डेवलप हिज पोटेंशियल टू द मैक्सिमम। अमिस मज गस पर्सनल ग्रोथ ते आसिन। अपने आप को पहले डेवलप करना है, फिर जाके दूसरों को आप डेवलप करोगे। आई विल गिव द एग्जांपल। पहले मुझे अपने आप को इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाना है कि मैं क्या पढ़ाने के लायक हूं कि नहीं। पहले मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद आपको पढ़ाता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं। तो देयर इज अ मैक्सिमम पर्सनल ग्रोथ। आफ्टर दैट आई कैन एक्सप्लेन माई कंटेंट टू यू। जब मैं सही हूं तब जाके मैं आपको सही पढ़ाऊंगा। तो व्हेन मैं लोगों को पढ़ाऊंगा, दैट इज सोशल। तो पर्सनल अचीवमेंट का मतलब क्या है? मुझे पहले अपने आप को तैयार करना है। तो पर्सनल, जब मैं अपने आप को अंडरस्टैंड करूंगा तब मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा। तो एडजस्टेड पर्सन वो है जो अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनल अचीवमेंट, देन देयर इज सोशल अचीवमेंट। तो याद रखना है, पर्सनल एंड सोशल अचीवमेंट, पर्सनल एंड सोशल achievement. This is one more important factor that you can write in a well-adjusted person. Right? Ability, okay, integration, ego involvement, reality, responsibility, sense of security. ये सारी चीजें हैं। अगर आप ये 5-6 पॉइंट्स लिखते हो ना, खुद भी अगर आप लिख सकते हो। When you are cognitive, emotions को कंट्रोल करना। हाँ, well-adjusted person का मतलब क्या है? You must be emotionally intelligent. Emotional stability आप में होनी चाहिए। Emotional स्टेबिलिटी, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं तो आपके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूं। अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करूंगा ना, आपके इमोशंस को कभी मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज देयर विल बी द डिसइक्विलिब्रियम। तो इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स, आर यू इमोशनली स्ट्रांग? कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस इन अ वेरी गुड मैनर? इफ यस, तो यू आर इमोशनली स्टेबल। अगर नहीं तो साइकोलॉजी में इसको न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। न्यूरोटिसिज्म, इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन। तो इमोशनल स्टेबिलिटी में इमोशनल इनस्टेबिलिटी आएगा मैल एडजस्टेड में। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज he must be reality oriented. He must be optimistic, never pessimistic. Whenever you think, you should think always in a right direction. That is, you must have the positive thought. तो ये सारे characteristics 7 point optimistic,
एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये सारे देखो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मुझे ज्यादा कैरेक्टर्स यहां पे नहीं बताने हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ आ गया। कल जाके वहां पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एडजस्टमेंट, व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन, तो आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। और अगर वहां पे ये भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर ऑफ द एडजस्टमेंट, आपको यही लिखना है भाई, आपको यही लिखना है। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आया। इसमें बेटा कल हम पढ़ेंगे इसमें हाँ, अगर काज देखेंगे ना, काज देयर आर सोशोलॉजिकल काज, एनवायरमेंटल काज, पर्सनल कॉज, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो बायोलॉजी में अगर आपका नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप इजीली एडजस्टेड नहीं हो सकती हो। सोसाइटी में अगर आपकी फैमिली ब्रोकन है तो ब्रोकन फैमिली की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो जिस टेंशन की वजह से आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। काज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो काजेज में भी पर्सनल काज और इट में भी एनवायरमेंटल काज, राइट। आपका डाइट कैसा है वो भी इफेक्ट करता है एडजस्टमेंट पे। हाँ, तो इसमें बेटा एक क्वेश्चन रहता है दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज कि हाउ वी मेक एडजस्टमेंट इज बाय मेक यूज ऑफ सर्टेन स्ट्रैटेजीज, तो जिसको हम इको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे और कल ही मैं मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। वो छोटा ही है तो कल आपका इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। स्टे ब्लेस्ड एंड मे ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू। और हाँ बेटा, जाते जाते मैं डिस्क्रिप्शन में वो एक लिंक देता हूँ, और लिंक क्या है, वो मेरी अपनी ऐप है, तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में जो आपका 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम, तो जो भी आपको नोट्स चाहिए तो वो उसी ऐप पे आपको मिल सकता है। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।